हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 9th है। सब्जेक्ट है साइंस, विषय विज्ञान है। आज हम पढ़ रहे हैं पादप कोशिका और उसके कोशिकांग। पादप कोशिका वे कोशिकाएं जो पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के ऊतकों में पाई जाती हैं। ये एक पादप कोशिका की नाम संरचना है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एक पादप कोशिका है। इसका ये चित्र है, इसे आप भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। देखिए, जैसा कि पहले मैंने स्पष्ट किया था कि इसमें एक थिक सेल वॉल पाई जाती है, मतलब एक मोटी लेयर की कोशिका भित्ति होती है। जो ये मोटी वाली लेयर आपको दिख रही है, ये एक तो बीच में लाइन दिख रही होगी आपको, सबसे मीडियम में बीच में ये बीच वाली जो लेयर होती है, यही सभी कोशिकाओं को अलग अलग करती है। जैसे देखिए, ये एक अंदर का ये जो पतला सा आपको झिल्ली दिख रहा है, ये है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो अंदर वाली जो कोशिका जिस कोशिका का मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसकी कोशिका कला ये वाली लेयर है जो सबसे अंदर वाली है, इंटरमोस्ट लेयर। जो भी आप ये देख रहे हैं, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर आई हुई है, ये है कोशिका कला। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये बीच वाली मोटी लाइन, अभी मैंने बताया कि बीच वाली मोटी वाली जो लाइन है, ये कोशिकाओं को अलग अलग करती है, विभाजित करती है। अब जैसे ये जो ये इधर जो संरचना आई हुई है, ये इधर भी एक कोशिका हो जाएगी, यहाँ एक कोशिका, वहाँ एक, वहाँ एक, यहाँ, मतलब अब ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से इसी वाल से जुड़ी रहती हैं। ये जो वाल है, अब ये जो लेयर सबसे बाहर आपको ये जो लेयर दिख रहा है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका कला है। किसका? जो कोशिका यहाँ होगा। अब जैसे एक यहाँ है तो इसी तरह से एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, मतलब अब ये सब अगर संरचना हम बनाएं, इसको और बढ़ाएं, तो हमें एक कोशिका और यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये इधर मिल जाएगी एक कोशिका, ये ऐसे करके एक कोशिका और यहाँ मिल जाएगी। इसी तरह से कि इधर मतलब सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। फिलहाल हमें एक ही कोशिका के बारे में पढ़ना है, तो हम बस इसकी स्थिति बता रहे थे अभी। अब इसमें देखिए, कोशिका इसमें सबसे पहले तो हम पादप कोशिका या जंतु कोशिका, जिस भी कोशिका का वर्णन करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे बाहरी वाली परत, जो ये मोटी वाली परत दिख रही है इतनी सी, ये टोटली कही जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है, और ये एक निर्जीव पदार्थ होता है। जो कोशिका भित्ति सेलुलोज होता है, वो निर्जीव पदार्थ होता है, और ये इसको एक दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता। फिर है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। अभी जो मैंने ये कोशिका कला लिखा हुआ है, ये अंदर वाली लेयर जो है, ये कोशिका कला, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि कोशिका कला ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका कला क्या है? यह वर्णात्मक पारगम्य, ध्यान दीजिए, सेमी परमिएबल कोशिका कला अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य मतलब जिसमें से कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर आते और जाते रहते हैं, मतलब इसमें से पदार्थ दूसरी कोशिका में जाएगा और दूसरी कोशिका से पदार्थ इसमें आएगा। तो ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो कोशिका कला है, ऐसी झिल्ली है अर्ध पारगम्य, जो कुछ पदार्थों को आदान प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, हमारा भोजन पच गया। अब पचा हुआ भोजन हमारे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथे, मतलब सभी कोशिकाओं में इसी तरह से फैल जाता है। तो वो जाता किसकी सहायता से है? कोशिका कला की सहायता से जाता है। इसका निर्माण प्रोटीन तथा लिपिड से होता है। कोशिका कला ये किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड,
इसीलिए कोशिका कला की संरचना में लिपोप्रोटीन कहा जाता है इसको, लिपोप्रोटीन। लिपो मीन्स लिपिड, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। अगर कोई पूछ ले कोशिका कला किससे बनी होती है तो आप कहेंगे लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन। यह कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। कोशिका कला नियंत्रण करती है कि कौन सा पदार्थ जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। मतलब ये अगर ये नियंत्रण न करे तो पूरा कोशिका द्रव्य जो ये फ्लूइड इसमें फैला हुआ है ये दूसरी कोशिका में बह जाएगा, दूसरे वाले तीसरी में बह जाएगा, मतलब कोई कोशिका खाली हो जाएगी। तो इसलिए ये नियंत्रण करता है किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। मतलब एक कोशिका के अंदर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, मतलब जो उसमें रहनी ही चाहिए, उनको जाने नहीं देता है आर पार, और जिनको जाना है उन्हीं को केवल मतलब चुने हुए पदार्थों को ये कोशिका के अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है। तो इसका ये कार्य हो गया। तो आपने अभी देखा ना कोशिका भित्ति का कार्य, और ये क्या है ये भी जाना, और ये कोशिका कला के बारे में भी जाना। इसमें आप नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वीडियो को, मेरे वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखते चलिए, और जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए नोट बनाते चलें। इसके बाद आता है केंद्रक। देखिए ये है केंद्रक जो सबसे सेंटर में पाया जा रहा है। ये इतना वाला भाग, ये जो आपको ये गोल सा दिख रहा है, ये केंद्रक है। केंद्रक का काम क्या होता है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है ये कोशिका के सभी कोशिकांगों का कौन सा काम है या कोशिका में होने वाले जितने भी कार्य हैं सबका नियंत्रण केंद्रक करता है। मतलब ये कोशिका में कितने भोज्य पदार्थ आएंगे और कितने ऑक्सीजन आएंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, कितनी ऊर्जा, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी जैविक क्रियाएं हैं, श्वसन कितना होना है, भोजन कितना आना है, मतलब ये सारी क्रियाओं का नियंत्रण हमारा केंद्रक, मतलब कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं हैं, आप परिभाषा में ये लिखेंगे केंद्रक में कि कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। यह अधिक सघन कोशिकांग है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सघन होता है, मतलब और भी घना। इसके अंदर एक केंद्रिका होती है, वो और घनी होती है, ध्यान दीजिए। अभी केंद्रक के बाद हम आपको केंद्रिका बताएंगे। ये और डार्क वाला, मतलब ये थोड़ा सा और डार्क बना लीजिएगा। ये देखिए ये इसके अंदर एक छोटा सा और आपको मिलेगा कोशिकांग। इसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं केंद्रक। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं न्यूक्लियस। कोशिका भित्ति को भी लिख सकते हैं सेल वॉल। कोशिका कला को लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो केंद्रक क्या कर रहा है, न्यूक्लियस। ये कर क्या रहा है, मतलब ये है क्या, ये अत्यधिक सघन कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब समझिए, पहले शब्द को समझिए। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेल होता है कोशिका और ऑर्गेनेल्स ये होते हैं कोशिकांग। मतलब सेल के अंदर जो अंग होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। कोशिका ये हो गई, कोशिका के अंदर ये जो छोटे छोटे जो भी अंग हैं इन सभी को कहेंगे कोशिकांग। तो ये केंद्रक हमारा एक कोशिकांग है क्योंकि कोशिका का अंग है। तो ये अत्यधिक सघन है। इसमें क्रोमैटिन के धागे सामान्य अवस्था में जाल के रूप में रहते हैं। अब ये जो धागे आपको पतले पतले दिख रहे हैं ये क्रोमैटिन के धागे हैं जो बहुत ज़्यादा जाल की तरह से इसमें फैले रहते हैं और यही इसको सघन बनाते हैं, मतलब और घना। और इसमें एक या एक से अधिक केंद्रिका होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि केंद्रक के अंदर और भी ज़्यादा सघन भाग होता है जिसको कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका होता है न्यूक्लियोलस। अब ये केंद्रिका क्या काम करता है, केंद्रक कोशिका की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। और भी देखिए मैंने बताया ना कि ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है और ये गुणसूत्र क्या काम करते हैं,
माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारी शकल सूरत हमारे माता पिता से मिलती है, यानी कि हुआ ये कि हमारे माता और पिता के जो कोशिकाएं हैं उनमें जो केंद्रक है और उस केंद्रक में जो क्रोमोसोम है उन्हीं का अंश हमारे शरीर की कोशिकाओं में है। इसलिए हमारी शकल सूरत या कोई भी लक्षण हमारे माता पिता से मिलता है। और ये जो आया है लक्षण कहाँ से आया है, वो क्रोमोसोम हमारे केंद्रक में हमारे माता पिता से। तो ये एक बहुत मुख्य अंग है, मतलब कोशिकांग है, जो कि सभी प्रकार के आनुवंशिक लक्षणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये एक संरचना आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये एक ही नहीं होता है, मतलब अभी तो इसमें जगह कम था तो मैंने एक ही बनाया, एक और मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी बहुत मुख्य, मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है एक प्रकार से, क्योंकि इसे हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये सेल का पावर हाउस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा भोजन पचा हुआ है और जो हमने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है, तो भोजन का ऑक्सीकरण, जो हमारा भोजन है वो जब पचता है तो उसी को हम कहते हैं भोजन का ऑक्सीकरण। उससे ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा निकलने का कार्य हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये करता क्या है, हमारे पचे हुए अवशोषित या स्टोर्ड भोज्य पदार्थ से ऑक्सीजन को मिला करके ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा निकालता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कॉमन है, ये प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, और दोनों में सेम होता है, एक ही जैसा। अब देखिए ये जो केंद्रक है ये तो प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, जितने भी हैं। केवल कोशिका भित्ति, अब तक मैंने जितना आपको बताया, इसमें जो कोशिका भित्ति है यही भर एक केवल पादप कोशिका में होती है, जो एनिमल कोशिका में नहीं होती है। और अब देखिए एक और चीज़ है इसमें, मैं आगे बताते जा रहा हूँ आपको। ये जो खाली बाक्स आपको दिख रहे हैं, ये बुलबुले टाइप के, मैंने बताया था कि पादप कोशिका में बुलबुले जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं रिक्तिका। अंग्रेजी में कहा जाता है वैक्यूल्स। इसको संकुचनशील रसधानी भी कहा जाता है, या फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो ये वैक्यूल्स रिक्तिकाएँ होती हैं, एक रिक्तिका यहाँ है, एक यहाँ है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक कोशिका में दो ही रिक्तिकाएँ होती हैं, दो या तीन हो सकती हैं, एक भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी इकाई झिल्ली से बना अंडाकार या शलाका के आकार का कोशिकांग है। देखिए मैंने ये अंडाकार बनाया हुआ है, और दोहरी मतलब डबल लेयर से घिरा हुआ होता है। ये डबल, देखिए लेयर, परत। मैंने बताया था आपको कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो मैंने कहा था ना कि ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये देखिए जो आपको केंद्रक मिल रहा है ना, ये झिल्ली से घिरा हुआ है, और उस झिल्ली का नाम है केंद्रक कला। जो भी झिल्लियाँ होंगी वो कला होती हैं। एक शब्द आता है जीव विज्ञान में बार बार, कला। अभी जैसे ना ये देखिए कोशिका कला, तो इस कला का मतलब आर्ट या ड्राइंग मत समझ लीजिएगा, मेम्ब्रेन होता है ये। अब चूंकि ये जीव विज्ञान की भाषा में कला कही जाती है, आप अपनी भाषा में इसको झिल्ली, मतलब जो पतली सी झिल्लियाँ होती हैं उसी को जीव विज्ञान में कला कहा जाता है। तो इस शब्द से आप वो न होइएगा, मतलब विचलित मत होइएगा। ये कला का मतलब यहाँ पर झिल्ली है। तो जो भी झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग हैं या कला से घिरे हुए कोशिकांग हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी कि विकसित कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और पादप कोशिका पूरी तरह से विकसित और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसलिए इसमें ये सब कोशिकांग हैं जो झिल्ली से घिरे हुए हैं। तो अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। भीतरी इकाई झिल्ली के अंदर अनेक उभार बनाती है। देखिए
इसकी जो भीतरी वाली लेयर होती है ये इसमें अनेक उभार बनाती है ऐसे ऐसे, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हम पाएंगे कि इसकी संरचना लगभग ऐसे होती है। तो इसमें ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे मतलब ये संरचनाएं बनी होती हैं ऐसे, यही क्रिस्टी होते हैं। ये छोटे छोटे उभार निकले हुए हैं, इन्हीं को क्रिस्टी कहा जाता है। और ये क्रिस्टी करते क्या हैं, यही भोजन को ऑक्सीकृत करने में सहायता करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बड़ा अनिवार्य एक छोटा सा कोशिकांग है। इसके बाद आते हैं लवक, प्लास्टिड। ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहे हैं आपको हरित लवक है, इसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए, जब ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये हरित लवक है। वैसे तो लवक को कहा जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड जो होते हैं यही लवक होते हैं। अब इसमें जो हरित लवक है, हरे रंग का, पेड़ पौधों के जो भी भाग हरे रहे मतलब पत्तियां हैं, ये हरे रंग की होती हैं। किसके सहायता से? क्लोरोप्लास्ट। तो ये हरित लवक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया था, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं इसी की सहायता से। हमारे मतलब जो हमारे क्या जितने भी जंतु होते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, और ये भी नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, और रिक्तिका भी नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में ये सब दिख रहे हैं आपको। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण में यही सहायता करता है। और ये इसके अंदर क्षमता होती है कि सूर्य के प्रकाश को, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ये भोजन के रूप में स्टोर कर लेता है बना करके, और इसी भोजन को हम खाते हैं। मतलब ये स्टोर किया रहता है फलों में, जड़ों में, मतलब भिन्न भिन्न भागों को हम खाते हैं पेड़ पौधों के। तो यही जो भोजन बनाने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट है। तो लवक क्या है, ये दोहरी इकाई झिल्ली से बनी विशेष संरचनाएं होती हैं। हरे रंग की लवक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें पर्णहरी में या क्लोरोफिल होता है। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन या हरे रंग का होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, मैंने अभी बताया आपको। रंगहीन लवक अवर्णीय या ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रंगीन होते हैं, जो परागण या प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये जो लवक हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये है, ये जो आपको समझना ये मिल रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER। ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ मतलब खुरदुरा। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बिंदी बिंदी इसमें जो चिपके हुए हैं ये सब राइबोसोम हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसमें मतलब जो भी प्रोटीन हमारे भी कोशिकाओं में होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है। मतलब प्रोटीन के कणों को, प्रोटीन के कण जो है डायरेक्टली केंद्रक की तरफ नहीं आ पाते हैं, तो इसको ये जो राइबोसोम होता है ना, वही प्रोटीन को लेकर के आता और जाता रहता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन को लेकर के आने जाने का काम राइबोसोम करता है। और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके होने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम, देखिए ध्यान दीजिए, अंतः द्रव्ययी जालिका, इसका नाम है अंतः द्रव्ययी जालिका। ध्यान दीजिए, इसके नाम से समझिए इसका मतलब क्या है। अंतः मतलब अंदर, कोशिका के अंदर,
द्रव्यई मतलब द्रव्य, कोशिका के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है द्रव्य, उसको जालिका के रूप में बनाने वाला। मतलब अभी आपको जब कोशिका किसी सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से जाल की मतलब जाल के जो पतले पतले धागे होते हैं, उसी की तरह से ये भी जाल की तरह से फैला हुआ होता है। तो मतलब ये अंतःद्रव्यी जालिका के कारण ही कोशिका की संरचना जालिका रूपी दिखाई देती है। बाकी रिक्तिकाएँ हैं तो रिक्तिकाएँ ये इकाई झिल्ली से घिरी संरचनाएं हैं। अभी मैंने ये जो बताया ना, ये जो रिक्तिकाएँ हैं ये क्या कर रही हैं, इनमें कोसा रस भरा होता है और कोसा रस कोशिका की स्फीति बनाए रखता है। कोसा रस, स्फीति क्या होती है, टर्जिडिटी, ध्यान दीजिए, टर्जिडिटी इसको कहते हैं स्फीति। स्फीति स्फीति आप देखेंगे कोई पौधा है छोटा सा, और जब तक ज़मीन में लगा हुआ है तो हरा रहता है और उसकी पत्तियां बिल्कुल टाइट रहती हैं, और आप उसको उखाड़ करके रख दीजिए, 5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप देखेंगे उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, बिल्कुल लटक जाती हैं, लूज हो जाती हैं। तो क्योंकि वो, अब देखिए इसके समझिए, मुरझाना, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, जब स्फीति दशा को वो खो देता है तो मुरझा के लटक जाता है, और जब तक उसमें स्फीति पाई जाती है तब तक वो टाइट रहता है। तो ये वाटर का जो रेगुलेशन होता है ना, ये सॉइल से, मिट्टी से, मतलब जल आता रहता है और वो कोशिकाओं में भरा रहता है, तो वो इसी रिक्तिका में ही भरा रहता है। मान लीजिए कोई पत्ती है और वो बिल्कुल टाइट खड़ी है, पौधा ज़मीन में लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पत्ती की कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएँ हैं उसमें भरा हुआ है कोसा रस, सेल सैप, और ये कोसा रस के भरे होने के कारण स्फीति दशा बनी रहती है। और जैसे ही पौधा उखाड़ के रख दिया जाता है, कोसा रस जो है ये क्या होता है ना, ये कोशिका में आराम से फैल जाता है, और फैल जाने के बाद ये रिक्तिका का आकार छोटा हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं बिल्कुल टर्जिटी या अपनी स्फीति अवस्था को खो देती हैं, जिससे पत्तियां जो है मुरझा करके लटक जाती हैं। तो ये रहा हमारा पादप कोशिका। बाकी आज के क्लास में इतना ही। अभी फिलहाल इसके बाद वाले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।